नमस्कार दोस्तों, हमारे एसएससी जीडी के एग्जाम चालू होने वाले हैं और उसके लिए हम जीएस और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि रेगुलर एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे और लगभग काफी क्वेश्चन आपको इन प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। क्वेश्चन सरल है लेकिन कभी कभी गलत हो जाते हैं तो हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को वो तैयार हो गया था। कब हुआ था तैयार? तो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार हो गया था। और इसको लिखने में कितना समय लगा था ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है। तो इसको लिखने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसको लिखने में समय लगा था। और लिखा किसने था? तो ये लिखा था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। और जिस समय ये लिखा गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद जो कि 22 भाग में थे और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे जिस समय ये लिखा गया था और 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसमें थी। और 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से लिखा गया था और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इसको लिखने में लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमें फोटो दिख रहा है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे कौन? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो दूसरा इसमें ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और तीसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद हमारे युवाओं के एक आइडियल माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आइडियल माने जाते हैं जिन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज को क्यों स्थापित किया था? क्योंकि उस समय पे काफी सारी कुरीतियां चल रही थी। उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करने का अधिकार किसे है? Who has the final authority of interpret the constitution? मतलब संविधान जो है ना, संविधान के बारे में अमेंडमेंट या फिर कुछ व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो जो संविधान की जो अंतिम व्याख्या है उसमें अमेंडमेंट या फिर सुधार करने का अधिकार जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है ना संविधान के अनुसार चलता है और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होता है कि अगर उसमें की अनुसूचियां या फिर किसी भी तरह का सुधार होना है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और अन्य व्यक्ति संविधान की किसी भी अनुसूची अनुच्छेद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? अब इनमें दो जोड़ी में बीमारियां लिखी हुई हैं। इसमें हम देखते हैं, पहला है क्लेमाइडिया और क्षय रोग, दूसरा है एंथ्रेक्स और एबोला, तीसरा है लेशमेनियासिस और मेनिनजाइटिस और रेबीज और हर्पिस। तो हमसे पूछा गया कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण हो रही है? तो हमें दिख रहा है कि क्लेमाइडिया और क्षय रोग, ये दोनों बीमारी किससे होती हैं? ये दोनों बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होती है। जिसमें क्षय रोग जो है टीबी है। तो टीबी में हम जानते हैं कि टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है? टीबी के लिए लगता है BCG का टीका लगाते हैं और ये फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। टीबी या क्षय रोग किसको इन्फेक्ट करता है? फेफड़ों को करता है। और क्लेमाइडिया जो जीवाणु है ये यौन रोग फैलाता है।
जीवाणु है एक जो कि यौन रोग फैलाता है। और इसमें हमें दो वायरल डिसीज दिख रही है जो है रेबीज और हर्पिस। ये दोनों बीमारी काफी खतरनाक है। अगर किसी को रेबीज होता है तो भी उसकी मौत हो जाती है, अगर हर्पिस होता है तो इसको सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बीमारियां जो जीवाणुओं से होती हैं वो पहली क्लेमाइडिया और दूसरी क्षय रोग, ये दोनों बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत किया अस्तित्व में आया था? अब जब संविधान बना तो उस समय पे कुछ चीजें उसमें नहीं थी जो कि समय के अनुसार लोगों ने डिमांड की और संविधान में जोड़ी गई। तो 86वां अमेंडमेंट जब हुआ था, 86वां जब संविधान में अमेंडमेंट हुआ तो उस समय मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार जो है ना वो उसमें जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 2009 में फ्री एक बेसिक शिक्षा का एक नियम आया था जिसमें सभी लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए और फ्री दी जानी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट ने 2009 में एक नियम लेके आए थे। और ये कौन सा संशोधन था, तो वो था 86वां संशोधन अधिनियम, जिसके तहत क्या था, शिक्षा का अधिकार मतलब शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट मतलब अगर भारत का हम पूर्वी घाट देखते हैं जहां पे हिमाचल प्रदेश वगैरह, हिमाचल प्रदेश तो उत्तर में है, ये है हमारा पूर्वी भाग जहां पे आसाम है, आसाम की साइड जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी घाट में जो महेंद्रगिरी है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई ऊंचाई जो है वो है लगभग 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पे है? उड़ीसा राज्य में महेंद्रगिरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो पूर्वी घाट में, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1501 मीटर है, वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना? हमारे जो राज्य बने वो थे पुरानी रियासतों के हिसाब से हमारे राज्यों का बंटवारा हुआ, लेकिन भाषा के आधार पे कौन सा राज्य का बंटवारा हुआ ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका जो बंटवारा हुआ वो किस आधार पे हुआ, वो भाषा के आधार पर हुआ। और आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो ये भारत के लगभग ये दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश स्थित है। कहाँ है? भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश स्थित है और भाषा के आधार पर पहला राज्य है जिसका बंटवारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2022 में किस नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया था? किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया था? तो ये करंट का ही क्वेश्चन है, 2022 में किसको किया था? तो ये किया था अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया था। किस किस को किया गया था? तो अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये भी याद करने वाला पॉइंट है कि ये इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। या तो ये भारत छोड़ो से, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन, या फिर बरदोली आंदोलन। तो जो इरविन समझौता था ये हुआ था 5 मार्च 1931 को लंदन में। कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था, जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है इसका नाम दिल्ली
पैक्ट, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हमें वापस नमक बनाने का अधिकार इसके अंतर्गत हमको मिल गया था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो गांधी जो इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत हमें दोबारा से नमक बनाने का अधिकार मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश। केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर रोजगार मिशन के तहत रोजगार देने की बात कही गई थी। और ये कब कही गई थी? तो ये कही गई थी जनवरी 2022 में ये बात कही गई थी, जिसके अंतर्गत एक नियम था कि 5 साल में लगभग 15 लाख युवाओं को रोजगार देना था। 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देना था, जो रोजगार मिशन एक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चालू किया गया था। निम्न में से किसने मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की थी? तो जो ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक जो है वो मई 2022 में लॉन्च की गई थी। और ये जो बुक है ये मोदी जी के 20 साल के पॉलिटिक करियर को कंप्लीट करने की खुशी में ये बुक लिखी गई थी। ये बुक लॉन्च किसने की थी? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये लिखी गई थी मोदी जी के जो 2020 20 साल जो सक्सेसफुली पूर्ण हुए थे, तो उसकी खुशी में ड्रीम्स मीट डिलीवरी जो उनकी एक जीवन गाथा पे आधारित है, उस पे ये बुक लिखी गई थी, जो कि 2022 में वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1995 में। कब हुई थी? तो जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये विश्व स्तर पर व्यापार के जो नियम है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये विश्व लेवल पे जो भी नियम बनते हैं व्यापार के, कैसे नियम होना चाहिए, किस देश में कितना टैक्स दूसरे देश को देना है और किस तरह से व्यापार होना है, और इसका जो मेन ऑफिस है, इसका जो हेड ऑफिस है वो है जिनेवा में। इसका जो हेड ऑफिस है वो है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में, है। WTO इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। और ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो विश्व स्तर पे व्यापार को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास फरवरी 2005 या फरवरी 2006, फरवरी 2004 या फरवरी 2003। तो ये 2005 में शुरू किया गया था, फरवरी 2005 में। इसमें था इसका ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिलाना। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो थी वो 2005 में फरवरी में प्रारंभ हुई थी, जिसमें ग्रामीणों को रोजगार दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? जो अभी हमारी पंचवर्षीय योजना चलती है कि हर 5 साल में चुनाव किए जाते हैं, तो ये योजना
कब लागू हुई? ऑप्शन है हमारे पास अप्रैल 1950, अप्रैल 1951, मार्च 1951 या मार्च 1950। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये अप्रैल 1951 में लागू हुई और 1956 तक चली। कब तक चली? 1951 से 1956 तक ये चली। इसमें क्या था? भारत को, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? ये हुई अप्रैल 1951 में। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ख्याल, चेराव, घूमर या गिद्धा। तो राजस्थान जो है बहुत ज्यादा फेमस है किससे? घूमर से। तो लोक नृत्य क्या है राजस्थान का? घूमर है। इसमें महिलाएं घाघरा पहन के गोल गोल घूम के डांस करती हैं। तो वहां पे जो भी त्योहार होते हैं, त्योहार, शादी ब्याह जो भी होते हैं, तो उसमें ये घूमर डांस किया जाता है। तो राजस्थान का जो प्रमुख जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। मिंटो मोर्ले सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? अब यहाँ पे पूछा गया है मिंटो मोर्ले सुधार। अब मिंटो मोर्ले सुधार से हमें दिख रहा है कि भाई लॉर्ड मोर्ले के द्वारा किया गया था। मिंटो मोर्ले जो सुधार है वो लॉर्ड मोर्ले के द्वारा किया गया था। और उस समय पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे। इसमें ये जो सुधार था उसमें क्या किया गया था? उसमें विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। और जो मिंटो मोर्ले सुधार था वो 1909 ईस्वी में भारत में हुआ था। निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का जो हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक नेचुरल गैस होती है जो को कंप्रेस करके टैंक में भरी जाती है। और इसका उपयोग जो है ना वो डीजल या पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से कम पैसों में हमें मिल जाती है और काफी कम प्रदूषण इसके द्वारा होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 6 या 8। तो हमारे भारत में जो है वो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं हमारे पास 6। पहली भाषा जो है वो है तमिल भाषा। वो कौन सी है? तमिल भाषा है, जो कि भारत के साउथ क्षेत्र में बोली जाती है। जो हमारा मद्रास चेन्नई वाला एरिया है वहां पे तमिल वहां पे बोली जाती है। तो दूसरी हमारी शास्त्रीय भाषा है वो है संस्कृत। दूसरी भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो संस्कृत जो है तमिल से मिलती जुलती, मतलब संस्कृत से मिलती जुलती तमिल है। तमिल के जो शब्द हैं वो कुछ शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से ही लिए गए हैं। और संस्कृत अब भाषा जो है वो बोली नहीं जाती, लेकिन हमारी शास्त्रीय भाषा है और साहित्यिक भाषा भी है। तीसरी हमारी भाषा है वो है कन्नड़। तीसरी हमारी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? वो है कन्नड़। और चौथी है तेलुगु। चौथी कौन सी है? तेलुगु। तेलुगु और तमिल भाषा ये दोनों लगभग मिलती जुलती भाषाएं हैं, जो कि ये भी साउथ में ही बोली जाती है। हमारा जो साउथ क्षेत्र है वहां पे ये दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। अगली हमारी शास्त्रीय भाषा है वो है मलयालम। कौन सी है? मलयालम है। तो लास्ट हमारी जो है भाषा वो है उड़िया। कौन सी है? उड़िया भाषा है, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है।
कहाँ पे बोली जाती है? ओडिशा में हमारी ओडिया भाषा बोली जाती है। तो 6 हमारी इंपोर्टेंट भाषा है जो कि हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट